तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग कोल के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कोल के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कोल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में वर्क करते हो तो। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में इसी कोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लगभग 30 से 40 डेज के लिए कोल को ऑलरेडी यार्ड के अंदर स्टोर करके रखते हैं। उस यार्ड में जिस कोल को हम लोग स्टोर किए हैं उसका प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए हम लोग कोई कोल लिए जिसका प्रॉपर्टी हमें नहीं पता है, उसको हम लोग यार्ड में स्टोर करके रखे हैं, और जब हमें कोयला का जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग कोल को हैंडल करेंगे सीएचपी के अंदर, यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट में लाएंगे फर्दर यूज के लिए अपने थर्मल पावर प्लांट में, तो उस कंडीशन में बिना प्रॉपर्टी जाने हुए कोल को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है उससे इसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करे। यानी कि जितना हमें कोल का ग्राइंडिंग इंडेक्स का जरूरत है या एब्रेसिवनेस इंडेक्स का जरूरत है उतना उसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ग्राइंडिंग इंडेक्स बताता है कि कोल को हम लोग कितना इजी वे से उसको ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएफ बॉयलर में क्या करते हैं, कोल को एक डिजायर्ड साइज में उसको ग्राइंड किया जाता है, यानी उसको पीसा जाता है। तो मान लीजिए कि कोल के अंदर जो ग्राइंडिंग इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उस कोल को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज है उसका जानकारी होना जरूरी है। यानी कि जिस कोल को हम लोग को यार्ड में स्टोर करना है उसका प्रॉपर्टीज जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग ये जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं और ये प्रॉपर्टीज क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग कोल के जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, वेदरिंग और स्लैकिंग इंडेक्स। तो देखिए, वेदरिंग और स्लैकिंग का मतलब क्या होता है। स्लैकिंग को बोला जाता है कोयले का छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होना, यानी कि कोयला हमारा छोटे छोटे पार्ट में जब ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैकिंग या वेदरिंग बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल को कहां पे स्टोर करके रखते हैं, तो यार्ड में रखते हैं। तो ये जो हमारा यार्ड है वो दो टाइप का होता है, एक हमारा कवर्ड होता है, यानी कि कोल को जब हम लोग ऊपर से कवर्ड कर देंगे तो ये हमारा कवर्ड यार्ड हो जाता है, और एक होता है ओपन यार्ड, यानी कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही कहीं फर्श में रख देंगे जो कि हमारा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। तो इस टाइप का जो हमारा कोल को स्टोर करके रखा जाता है, यानी कि ओपन यार्ड में स्टोर करके रखते हैं, वो डायरेक्टली हमारा एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कभी कभी क्या होता है, हमारा बहुत ही ज्यादा गर्मी रहता है और कभी कभी बरसात का समय आ जाता है, यानी कि कभी कभी हमारा जो कोल है बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाता है और बारिश की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, भीग जाता है। तो ये जो हमारा अल्टरनेट जो मौसम चेंज होता है ना, वेदर चेंज होता है, इसके वजह से जो कोल पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने लगता है, वो टूटने लगता है। तो कोल का ब्रेक होना ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग और स्लैकिंग। तो कोल का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा स्लैकिंग इंडेक्स या जो हमारा वेदरिंग इंडेक्स है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वेदरिंग इंडेक्स कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हम लोग कोल को अगर इतना दिन तक यार्ड में स्टोर करेंगे तो कोल का साइज पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो कोल है वो अच्छे से, कोल का जो साइज है वो अच्छे से स्टेबल कितना दिन तक रह सकता है, उसके लिए हम लोग ये जो इंडेक्स है उसको हम लोग चेक करते हैं। सिमिलरली हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, अब्रेसिवनेस इंडेक्स। अब्रेसिव मतलब क्या होता है, तो एब्रेसिव को हिंदी में बोला जाता है सख्त, यानी कि कठोर, यानी कि हार्ड। तो ये जो हमारा एब्रेसिवनेस इंडेक्स है वो ये बताता है कि कोल का कितना हार्डनेस है, यानी कि हार्डनेस ऑफ कोल के बारे में ये आइडिया हमें देता है अगर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए, अगर हमें एब्रेसिवनेस इंडेक्स पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस कोल को हम लोग इजीली क्रश कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल को क्या करते हैं,
क्रशर में, यानी कि जो हमारा इंपैक्ट क्रशर हो गया या रोलर क्रशर हो गया, वहां पे हम लोग एक रिक्वायर्ड साइज में उसको क्रश करते हैं। तो अगर हमारा एब्रेसिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा हाई है, इसका मतलब कि कोल का जो हार्डनेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो अगर कोल हमारा बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो उसको हम लोग इजीली क्रश नहीं कर सकते हैं। अगर हाई हार्डनेस वाला जो कोल है उसको हम लोग क्रशर में डालेंगे तो क्या होगा, जो क्रशर का जो हैमर वगैरह है उसको क्या कर देगा, घीस देगा, यानी कि वियरिंग और टीयरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा होने लगेगा। यानी कि जो हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे कि हमारा क्रशर हो गया या जो हमारा वाइब्रेटिंग स्क्रीन वगैरह हो गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, वियरिंग टीयरिंग इंक्रीज करने लगता है। तो एब्रेसिवनेस आइडिया देता है हमारा कोल के हार्डनेस के बारे में। तो इसका हमें जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस एब्रेसिवनेस इंडेक्स का जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना वैल्यू आ रहा है तो ठीक है। अगर हमारा इसका लिमिट बियॉन्ड आ रहा है तो इस टाइप का जो कोल होगा उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग यूज करेंगे तो जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको क्या करेगा, वियरिंग टीयरिंग करेगा, यानी कि जल्दी ही इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो इस इंडेक्स से हमें ये चीज पता चलता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ग्राइंडिंग इंडेक्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्राइंडिंग यानी कि पीसना। ग्राइंडिंग के मतलब क्या होता है, पीसना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएफ बॉयलर, जो पल्वराइज्ड बॉयलर होते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, एक जो कोल होता है उसको एक डिजायर्ड साइज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको कोल मिल में क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं, पूरा अच्छी तरह से पीस देते हैं। तो ये जो इंडेक्स है वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा कोल है वो इजीली पीसा सकता है या नहीं सकता है। अगर हमारा जितना रिक्वायरमेंट है इस इंडेक्स का अगर उस लिमिट में है तो उस कोल को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि पीस सकते हैं। अगर जो लिमिट है वो बियॉन्ड में चला जाए, यानी कि अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा कोल, तो वो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, बियॉन्ड लिमिट में चला जाएगा, और उस टाइप का जो कोल होगा उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्राइंडिंग इंडेक्स है वो इसका एक डिजायर्ड रेंज होता है, उस रेंज में अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर बियॉन्ड लिमिट जा रहा है तो उस कोल को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन में डाल देंगे। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वो क्या है, केकिंग इंडेक्स। तो केकिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए केकिंग हमारा केक वर्ड से बना हुआ है। तो केक जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखे हैं कि केक हमारा कैसा अपीयर होता है, तो पूरा एकदम फूला हुआ रहता है, यानी कि स्वेल फॉर्म में रहता है और अच्छी तरह से वो बॉन्ड रहता है, यानी कि बाइंडिंग में फॉर्म में रहता है। तो कोल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि कोल पार्टिकल को अच्छी तरह से बॉन्ड करके रखे, जब हम लोग उसको हीट अप करेंगे तो भी वो अच्छी तरह से उसको क्या करेगा, बॉन्ड करके रखे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोल को हीट अप करते हैं तो कोल हमारा सॉफ्ट भी हो सकता है, यानी कि हल्का भी हो सकता है, और कोल हमारा स्वेल भी कर सकता है जब हम लोग उसको हीट अप करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोल से अगर हमें कोक बनाना है तो हम लोग कैसे करते हैं, तो कोल से कोक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोल को एयर के एब्सेंस में हीट अप करते हैं, यानी कि कोल को हम लोग हीट करेंगे लेकिन एयर के एब्सेंस में, यानी कि अनुपस्थिति में। वहां पे अगर एयर रखेंगे तो कोल का कंबस्टन हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग को कोल का कंबस्टन नहीं करवाना है बल्कि कोल से कोक में कन्वर्ट करना है। तो एयर के एब्सेंस में हम लोग कोल को हीट अप करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोल को हीट अप करना स्टार्ट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो जो कोल है वो हाईली विस्कस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे कि हमारा जो अलकतरा है वो क्या होता है, एक हाईली विस्कस लिक्विड है। उसी टाइप का लिक्विड क्या होता है, कोल को जब हम लोग हीट अप करेंगे एयर के एब्सेंस में तो वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो हाईली विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू केकिंग प्रॉपर्टीज, यानी कोल के अंदर केकिंग प्रॉपर्टीज अगर रहेगा। केकिंग प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो कोल पार्टिकल के अंदर जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है, वो बताता है केकिंग प्रॉपर्टीज। जब हमारा जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो कोल का जो मॉलिक्यूल्स है, कोल पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल है वो अच्छी तरह से क्या है, बाउंड है, यानी अच्छी तरह से बांधा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोल जिसको हम लोग हीट अप कर रहे हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो हमारा केकिंग प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो मान लीजिए कि जैसे ही हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हाईली विस्कस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये फाइनली जब ठंडा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। यानी कि कोल से कोक बनाने के लिए कोल के अंदर केकिंग प्रॉपर्टीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हमारा जो केकिंग प्रॉपर्टीज है वो बताता है कि हमारा कोल से कोक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इस तरह से इस
केकिंग प्रॉपर्टीज की वजह से कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा कोल है वो दो टाइप का होता है, एक कोकिंग कोल होता है, दूसरा नॉन कोकिंग कोल होता है। यानी कि वह कोल जिसके द्वारा हम लोग कोक प्रोड्यूस करते हैं उसको कोकिंग कोल बोलते हैं, और नॉन कोकिंग कोल का मतलब कि वह कोल जिसके द्वारा हम लोग कोक प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग कोकिंग कोल जो रहेगा उसको जब हम लोग एयर के एब्सेंस में मतलब हीट अप करेंगे तो ये कोक प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा नॉन कोकिंग कोल है इसको जब हम लोग एयर के एब्सेंस में मतलब हीट अप करते हैं तो ये क्या करता है, चार प्रोड्यूस करता है। तो चार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। तो इस तरह से हम लोग जब कोल को हीट अप करते हैं तो इसका सॉफ्टनिंग भी हो सकता है, इसका स्वेलिंग भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो नॉन कोकिंग कोल होता है उसके अंदर केकिंग इंडेक्स यानी केकिंग प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं होता है, और जो हमारा कोकिंग कोल है उसके अंदर हमारा केकिंग इंडेक्स यानी कि केकिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो केकिंग इंडेक्स हमारा क्या बताता है, कोल को हम लोग कोक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। और ये जो हमारा कोक होता है ये दो टाइप का कन्वर्ट होता है, एक होता है हमारा वीक कोक है ना, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग कोक। तो देखिए यहां पे हम लोग वीक कोक या स्ट्रॉन्ग कोक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोल प्रॉपर्टीज में हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कौन सा, स्वेलिंग इंडेक्स, उसको हम लोग इस टॉपिक से अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, कोल को हीटअप किए तो ये क्या बन गया, कोक बन गया। क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर केकिंग प्रॉपर्टीज था इसलिए कोक में कन्वर्ट हो गया। और ये जो कोक है वो हमारा दो फॉर्म में हो सकता है, वीक कोक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग कोक। वीक कोक का मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो क्या होगा, हाइयर रहता है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग कोक होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल, तो हमारा ये जो कोल है अगर हम लोग मान लीजिए 1 ग्राम कोल क्या कर रहे हैं, मतलब बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा कोल है जिसका वेट 1 ग्राम है तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और इससे जैसे ही हम लोग वीक कोक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब हम लोग इसको हीटअप करेंगे तो मान लीजिए ये वीक कोक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इस कोल के वॉल्यूम से ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम हाइयर रहेगा। तो इस टाइप के जो कोक प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक कोक बोलते हैं। तो इसका जो हमारा स्वेलिंग हो रहा है, यानी कि कोल को जब हम लोग हीटअप कर रहे हैं तो स्वेलिंग क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि स्वेलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा हाई है। तो कोल के अंदर अगर स्वेलिंग इंडेक्स, ये जो हमारा स्वेलिंग इंडेक्स मतलब कितना ये फूल रहा है, कितना फैल रहा है, वो बताता है स्वेलिंग इंडेक्स। तो जितना हमारा स्वेलिंग ज्यादा होगा उतना हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कोल को, इसी कोल को हम लोग मान लीजिए हीटअप कर रहे हैं और इसका जो वॉल्यूम है, जितना हमारा कोल ले रहा है उतना ही इसका वॉल्यूम, कोक का भी वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कोक बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो हमारा स्वेलिंग इंडेक्स है वो क्या है, बहुत ही कम है। इसमें हाइयर था, इसमें स्वेलिंग इंडेक्स बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस स्वेलिंग इंडेक्स से हमें यही पता चलता है कि जो हमारा कोल है वो कितना स्वेल कर रहा है, कितना फैल रहा है। इस तरह से यहां पे हमें ये चीज पता चलता है कि अगर कोल के अंदर स्वेलिंग इंडेक्स ज्यादा है तो ये जो हमारा कोल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्वेल करेगा, और ज्यादा स्वेल करने का मतलब कि इसके अंदर जो केकिंग पावर है वो भी ज्यादा होगा। अगर हमारा कोल कम स्वेल कर रहा है यानी कि इसके अंदर स्वेलिंग इंडेक्स कम होगा और इसके अंदर केकिंग पावर भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्वेलिंग समझ लिए, यानी कि कोल जब हम लोग हीटअप करते हैं तो वो कितना फैल रहा है, कितना फूल रहा है, कितना मतलब स्प्रेड हो रहा है, वो चीज हो गया इसका स्वेलिंग इंडेक्स। नेक्स्ट होता है हमारा छठा पॉइंट जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ कोल। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए रिएक्टिविटी हमारा रिएक्ट वर्ड से लिया गया है, यानी कि एबिलिटी ऑफ कोल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि कोल हमारा ऑक्सीजन के साथ कितना वेरी फास्ट मैनर में रिएक्ट कर रहा है उसको ये प्रॉपर्टीज बताता है। अगर हमें रिएक्टिविटी ऑफ कोल पता चल जाए कि इतना फास्ट मैनर में हमारा कोल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमें जो कंबस्शन टाइम लगेगा, यानी कि कोल को कंबस्शन कराने में जितना समय लगना चाहिए वो समय हम लोग यहां से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्टिविटी ऑफ कोल है वो ये प्रॉपर्टी बताता है कि कोल को जलाने के लिए, यानी कि कोल का
कंबस्शन होने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये चीज पता चलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी 7वां पॉइंट है वो एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल को यार्ड में क्या करते हैं, हीप फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं, यानी कि हीप फॉर्म में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ऐसे हीप बना के रखते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हाइट जो होता है, यानी कि मैक्सिमम जो हीप है इस हॉरिजॉन्टल से कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि ये जो हमारा एंगल है इसके एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम हाइट हम लोग कितना दे सकते हैं। तो कोल का अगर साइज बड़ा रहेगा तो एंगल ऑफ रिपोज भी क्या होता है, ज्यादा होगा, यानी कि हीप हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। अगर साइज हमारा छोटा रहेगा तो इसका एंगल ऑफ रिपोज कम हो सकता है। तो ये मेनली स्टोरेज, कैसे हम लोग कितना मैक्सिमम एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, उसको ये बताता है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस फ्यूजन टेम्परेचर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एस फ्यूजन टेम्परेचर, यानी कि वह टेम्परेचर जहां पे एस क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा एस फ्यूजन टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए कि हमारा जो एस फ्यूजन टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो कभी भी हम लोग फर्नेस के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं ले जाएंगे। अगर हम लोग इतना टेम्परेचर ले जाते हैं तो एस जो है वो फ्यूज हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, जो भी बॉयलर ट्यूब है यानी कि बॉयलर पार्ट्स वगैरह है वहां पे जाके ये डिपोजिशन हो जाएगा, यानी कि हमारा स्लैगिंग या फॉलिंग होने का चांसेस जो होता है वो इसी एस फ्यूजन टेम्परेचर की वजह से होता है। तो इसको हम लोग कभी भी ऑपरेशन के दौरान अगर हमें ये पता रहेगा तो इससे हम लोग टेम्परेचर कम ही मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो 9th पॉइंट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है घनत्व, यानी कि ये बताता है कि हमारा पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना कोल को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या है, केजी, यानी किलोग्राम पर एम क्यू, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना केजी हम लोग कोल को स्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास, यानी कितना वेट का कोल हम लोग अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम में हम लोग रख सकते हैं। तो वॉल्यूम का क्या होता है, एम क्यू, यानी कि मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में हम लोग कितना केजी कोल को स्टोर करके रखेंगे तो वो बताता है उसका डेंसिटी। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब ये बताता है कि हमारा जो कोल है उसके अंदर कितना पोरस है। पोरस का मतलब उसके अंदर कितना छिद्र है। अगर कोल पार्टिकल के अंदर ज्यादा छिद्र होगा तो इसके अंदर से जो लिक्विड है वो क्या होगा, इजिली पास आउट होगा। यानी कि अगर हाईली पोरस होगा कोल के अंदर, मान लीजिए छोटे छोटे छेद बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, यहां से जो लिक्विड है वो इजिली पास हो जाएगा। अगर कम पोरस होगा तो इसमें से लिक्विड क्या होगा, पास आउट नहीं होगा। तो इस तरह से ये कुछ इसका प्रॉपर्टीज है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।